एक ऐसी B2B हैवी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के बारे में कल्पना करना थोड़ा अजीब लगता है जो बिल्कुल किसी हॉट सिलिकॉन वैली AI टेक स्टार्टअप की तरह बिहेव कर रही हो। हाँ, सच में ये थोड़ा अजीब तो है। लेकिन आंकड़े यही कहानी बयान कर रहे हैं। पिछले 52 हफ्तों में एक हेवी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट बनाने वाली कंपनी के शेयर प्राइस ने लगभग 110.82% का जबरदस्त उछाल देखा है, जो कि वाकई एक बहुत बड़ा नंबर है। बिल्कुल। इस वक्त ये स्टॉक लगभग 33,965 रुपए पे ट्रेड कर रहा है। हम यहाँ बात कर रहे हैं हिटाची एनर्जी इंडिया की, जिसे शेयर मार्केट की भाषा में पावर इंडिया के नाम से जाना जाता है। सही कहा। और ये सिर्फ किसी बैलेंस शीट पर मुनाफे की कहानी नहीं है। असल में ये उस पूरे नर्वस सिस्टम की कहानी है जो हमारे घरों तक, हमारे डेटा सेंटर्स तक और हमारी इलेक्ट्रिक गाड़ियों तक बिजली पहुंचाता है, जो आज के टाइम में सबसे ज्यादा जरूरी है। हाँ बिल्कुल। और ये नर्वस सिस्टम इस वक्त पूरी दुनिया में एक भारी बदलाव से गुजर रहा है। आज की इस गहरी चर्चा यानी हमारे इस विश्लेषण का मुख्य विषय यही है कि आखिर कैसे ये हैवी मशीनरी वाली कंपनी अचानक से मार्केट का सुपरस्टार बन गई है और ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन में इसका असल योगदान क्या है। और इस चर्चा को एकदम ठोस बनाने के लिए हमारे पास जो स्रोत है ना, उनमें कंपनी की हाल ही में आई Q4 FY26 की फाइनेंशियल रिपोर्ट्स हैं, फिर ट्रेंड लाइन का मार्केट डेटा भी है। हाँ, वो डेटा मैंने भी देखा था। उसके अलावा इनके MD और CEO वेनु नुगुरी का लीडरशिप प्रोफाइल है और नए ट्रांसफॉर्मर्स के ऑर्डर्स की लगातार आती प्रेस रिलीजेस हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात, इनकी 2025 की सस्टेनेबिलिटी रिपोर्ट भी इसमें शामिल है। क्या बात है, स्रोत तो काफी डिटेल्ड है हमारे पास। बिल्कुल। इन सभी डॉक्यूमेंट्स को मिलाकर देखने पर ना एक बात तो क्लियर हो जाती है कि ये ग्रोथ किसी एक क्वार्टर का तुक्का नहीं है, बल्कि ये एक सोचे समझे ग्लोबल शिफ्ट का नतीजा है। चलिए इसको थोड़ा विस्तार से समझते हैं। अगर हम इन आंकड़ों के अंदर थोड़ा झांके तो Q4 FY26 के रिजल्ट्स में रेवेन्यू लगभग 46.2% बढ़कर 2,744.1 करोड़ रुपए हो गया है। वाओ, ये तो बहुत बड़ा जंप है। हाँ, और अगर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स यानी PAT की बात करें ना, तो उसमें लगभग 79.7% की आश्चर्यजनक बढ़ोतरी हुई है, जो कि किसी हैवी मशीनरी कंपनी के लिए काफी अनयूजुअल है। वही तो। पर यहाँ एक सीधा सवाल उठता है, एक हैवी मशीनरी बनाने वाली कंपनी अचानक इतना पैसा कहाँ से बना रही है? क्या इनके पास वाकई जमीन पर उतने ऑर्डर्स आ रहे हैं या ये सिर्फ एक टेम्पररी सप्लाई शॉर्टेज का नतीजा है? यहाँ सबसे हैरान अंगेज बात यह है कि ये कोई हवाई मार्केट हाइप नहीं है। ये एकदम ठोस और एक रिकॉर्ड तोड़ ऑर्डर बैकलॉग है। अच्छा, रियल ऑर्डर्स हैं? हाँ बिल्कुल। अगर हम रिपोर्ट्स पर ध्यान दें तो हिताची एनर्जी का ऑर्डर बैकलॉग इस वक्त 29,555.3 करोड़ रुपए पर पहुंच चुका है। ये पिछले साल के मुकाबले 53.5% ज्यादा है। वेट एक मिनट, 29,500 करोड़ का बैकलॉग, इसका सीधा मतलब तो ये हुआ कि अगर आज इनकी फैक्ट्री में नए ऑर्डर्स आना पूरी तरह से बंद भी हो जाएं, तो भी इनके पास आने वाले सालों तक अपनी फैक्ट्री को पूरी कैपेसिटी पर चलाने के लिए प्रोजेक्ट जमा है। बिल्कुल सही समझा आपने। इनके पास रेवेन्यू की एकदम क्लियर विजिबिलिटी है अभी, और ये बैकलॉग सिर्फ भारत के अंदर से नहीं आ रहा है, तो बाहर से भी डिमांड आ रही है। हाँ, Q4 में इनके टोटल ऑर्डर्स में एक्सपोर्ट्स का योगदान लगभग 36.8% रहा है। यानी US, यूरोप और एशिया पैसिफिक के रीजन से भी लगातार एक भारी मांग आ रही है। ओह, ओके। दुनिया भर में डेटा सेंटर्स लग रहे हैं, नए रेल और मेट्रो प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं, और HVDC कंट्रोल सिस्टम्स की जो मांग है ना, वो लिटरली आसमान छू रही है। लेकिन देखिए, इस तेजी के बीच ना एक दिलचस्प विरोधाभास मार्केट एनालिस्ट के विचारों में देखने को मिल रहा है। वो कैसे? ट्रेंड लाइन के डेटा के मुताबिक हालांकि स्टॉक 110% बढ़ चुका है, पर एनालिस्ट की राय पूरी तरह से बटी हुई है। अच्छा, राय मैच नहीं कर रही है। हाँ, एक तरफ जोजित का जो 36,007 का टारगेट था वो तो हिट हो चुका है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ प्रभुदास लीलीधार ने इसे सेल रेटिंग दी है और उनका टारगेट 30,768 का है। एक्सपर्ट्स में भी काफी कंफ्यूजन है इस वैल्यूएशन को लेकर। बिल्कुल, डेटा साफ दिखा रहा है कि इस वैल्यूएशन को लेकर एक्सपर्ट्स में अभी भी बहस जारी है। इसके अलावा एक और आंकड़ा थोड़ा अजीब लगता है, जो इनका डिविडेंड है। डिविडेंड में क्या अजीब है? कंपनी ने 8 रुपए पर शेयर का डिविडेंड अनाउंस किया है।
अब परसेंटेज में सुनने पर ये 400% का डिविडेंड लगता है। हाँ, सुनने में तो बहुत ज्यादा लग रहा है। पर क्योंकि शेयर की कीमत ही लगभग 34,000 रुपए है, तो इनकी एक्चुअल डिविडेंड यील्ड अभी सिर्फ 0.02% के आसपास आती है। ओह अच्छा, तो यील्ड बहुत कम है। हाँ, तो सवाल ये है कि इतनी हैवी वैल्यूएशन में बाद क्या सच में जमीन पर इस मांग का कोई ठोस कारण है? देखिए, मार्केट वैल्यूएशंस अपनी जगह है, पर अगर हम उन ऑर्डर्स की गहराई में जाएं जिनके कारण ये बैकलॉग बना है, तो मांग की सच्चाई समझ आती है। दुनिया भर में इंफ्रास्ट्रक्चर का एक नया दौर चल रहा है अभी। नया दौर मतलब? जैसे किसी भी नए AI डेटा सेंटर को ले लीजिए, उसे लगातार और मैसिव अमाउंट में बिजली चाहिए होती है। उस निरंतर सप्लाई को मेंटेन करने के लिए जो हैवी ड्यूटी हाई वोल्टेज इक्विपमेंट्स चाहिए होते हैं, वो यहीं बनते हैं। सही बात है। AI डेटा सेंटर्स तो बहुत पावर कंज्यूम करते हैं। बिल्कुल, लेकिन इस मांग के पीछे का सबसे बड़ा कारण डेटा सेंटर्स नहीं है, बल्कि पूरे पावर ग्रिड का ढांचा बदलना है। पैसे का असल बहाव वहां जा रहा है जहां एनर्जी ट्रांजिशन की असली रीढ़ तैयार हो रही है। यहाँ बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है। अगर इसको हम एक आसान उदाहरण से समझें, तो ये नए ट्रांसफॉर्मर्स और HVDC लाइंस बिल्कुल नए एक्सप्रेसवेज की तरह है ना? हाँ, बहुत सही एनालॉजी है ये। अगर नए सोलर और विंड फार्म्स ऐसी नई फैक्ट्रियां हैं जहां क्लीन बिजली बन रही है, तो उस बिजली को शहरों और डेटा सेंटर्स तक लाने के लिए हमारा ग्रिड एक हाई स्पीड एक्सप्रेसवे का काम करता है। एकदम सही कहा। हाल ही में इनकी प्रेस रिलीज के मुताबिक पावर ग्रिड ने इनको 30 यूनिट्स का ऑर्डर दिया है। ये 765 किलोवोल्ट 500 MVA सिंगल फेज ट्रांसफॉर्मर्स हैं। हाँ, मैंने ये पढ़ा था रिपोर्ट में। स्रोत बताते हैं कि सिर्फ ये 30 ट्रांसफॉर्मर्स लगभग 30 मिलियन यानी 3 करोड़ घरों की बिजली का भार उठा सकते हैं। बाप रे, 3 करोड़ घर, ये तो बहुत मैसिव स्केल है। हाँ, और उसके अलावा मुंबई में भारत का पहला HVDC सिटी सेंटर इनफीड शुरू हुआ है, और खवड़ा नागपुर लाइन से रीन्यूएबल एनर्जी को महाराष्ट्र के इंडस्ट्रियल सेंटर्स तक लाया जा रहा है। और सुनने वालों के लिए ये भी बताना ज़रूरी है कि सिर्फ यही नहीं, बल्कि इंटरनेशनल लेवल पर स्कॉटलैंड के SSN और फैरो आइलैंड्स के ऑफशोर प्रोजेक्ट्स का भी इनकी रिपोर्ट्स में जिक्र है। अच्छा, वहाँ भी काम कर रही है लोग। हाँ, वहाँ भी इनकी तकनीक का इस्तेमाल हो रहा है। इससे इनका ग्लोबल फुटप्रिंट समझ आता है। पर मेरे दिमाग में यहाँ एक बेसिक सवाल उठ रहा है। हमारा जो पुराना ग्रिड था, वो तो 10 साल से ठीक ही चल रहा था ना? हाँ, चल तो रहा था। तो अचानक से उस ग्रिड को इन नए इतने महंगे और भारी ट्रांसफॉर्मर्स से रिप्लेस करने की क्या जरूरत पड़ गई? क्या पुराने ट्रांसफॉर्मर्स में कोई खराबी आ गई अचानक? नहीं, देखिए, खराबी नहीं आई है, बल्कि जो जरूरत है ना, वो पूरी तरह से बदल गई है। पुराना ग्रिड एक लीनियर यानी सीधे मॉडल पर बना था। लीनियर मॉडल मतलब? उसका लॉजिक बहुत आसान था। एक जगह कोयला जलाकर बिजली बनी और एक सीधी लाइन में शहरों तक भेज दी गई। कोयला हमारे कंट्रोल में था, तो हम तय कर सकते थे कि कब कितनी बिजली बनानी है। हाँ, वो तो डिमांड के हिसाब से एडजस्ट हो जाता होगा। लेकिन नया ग्रिड डिसेंट्रलाइज्ड और बहुत कॉम्प्लेक्स है। सोलर पावर सिर्फ तब बनती है जब धूप होती है, और विंड पावर तब जब हवा चलती है। इसको टेक्निकल भाषा में इंटरमिटेंसी यानी अनिश्चितता कहते हैं। यानी धूप और हवा हमारे स्विच बोर्ड से तो कंट्रोल नहीं होते। बिल्कुल, और यही सबसे बड़ी समस्या है यहाँ पर। आपके उस एक्सप्रेसवे वाले उदाहरण को ही अगर थोड़ा आगे बढ़ाए ना, तो पुराना ग्रिड एक तरह से कच्ची सड़क जैसा था, जो पुरानी गाड़ियों के हिसाब से ठीक था। हाँ, पर अब हम उस कच्ची सड़क पर रिन्यूएबल एनर्जी की तेज रफ्तार फरारी चलाने की कोशिश कर रहे हैं। जब आप राजस्थान के डेजर्ट्स या गुजरात के खवड़ा जैसे दूर दराज इलाकों से हजारों किलोमीटर दूर मुंबई या नागपुर तक बिजली लाते हैं, तो रास्ते में बहुत ज्यादा पावर लॉस होता है। रास्ते में बिजली वेस्ट हो जाती है। बिल्कुल, अगर वोल्टेज कम हो तो आधी बिजली तो रास्ते में ही तारों के गर्म होने से वेस्ट हो जाएगी। अच्छा, तो यहाँ पर ये 765 किलोवोल्ट के ट्रांसफॉर्मर्स काम आते हैं? सही पकड़ा। ये हाई वोल्टेज ट्रांसफॉर्मर्स बिजली को इतने हाई प्रेशर पर सेट कर देते हैं कि हजारों किलोमीटर तय करने पर भी पावर लॉस कम से कम हो। ओह, अब समझ आया। और HVDC यानी हाई वोल्टेज डायरेक्ट करंट लाइंस उस पावर को बिना वेस्ट किए एफिशिएंटली डिलीवर करती हैं। इसीलिए पुराना ढांचा
इन नई क्लीन एनर्जी जरूरतों का भार उठा ही नहीं सकता। मतलब उसे पूरी तरह से अपग्रेड करना ही पड़ेगा, कोई और रास्ता नहीं है। एकदम सही। तो जब बदलाव इतने बड़े पैमाने पर हो रहा है तो नेचुरली इन प्रोजेक्ट्स को चलाने वाली लीडरशिप का विजन भी उतना ही महत्वपूर्ण हो जाता है। हाँ, लीडरशिप का रोल तो सबसे बड़ा होता है ऐसे ट्रांजिशंस में। ग्लोबल सीईओ एंड्रिया शीरमबैक ने एक जगह बयान दिया है कि हम अब इलेक्ट्रिसिटी एज यानी बिजली के युग में प्रवेश कर रहे हैं और भारत में इस पूरे ऑपरेशन को लीड कर रहे हैं वेनु नुगुरी, जो हिताची एनर्जी इंडिया के एमडी सीईओ हैं और अब तो हिताची इंडिया के एमडी भी बन गए हैं। सही कहा, और उनका प्रोफाइल काफी दिलचस्प है। वो एनआईटी वारंगल से पढ़े हैं और पिछले 25-30 सालों से इस इंडस्ट्री में है। उनका जो फोकस है ना, वो लगातार ESG यानी एनवायरमेंटल, सोशल और गवर्नेंस मैट्रिक्स पर रहा है, जो कि आज के दौर में बहुत जरूरी मैट्रिक है। हाँ, उन्होंने हाल ही में वडोदरा के कार्यान्वयन में नए ग्रीनफील्ड लार्ज पावर ट्रांसफॉर्मर्स फैसिलिटी के लिए 2000 करोड़ रुपए का निवेश अनाउंस किया है। वाओ, 2000 करोड़, जिससे इनका टोटल कैपिटल एक्सपेंडिचर या कैपेक्स लगभग 4000 करोड़ तक पहुंच गया है। इनकी मनेजा फैक्ट्री में तो पहले से ही भारी उत्पादन हो रहा है। देखिए, ये बहुत बड़ा कदम है क्योंकि लोकल मैन्युफैक्चरिंग पर इतना भारी निवेश करना आज की तारीख में सिर्फ एक बिजनेस डिसीजन नहीं है, ये बल्कि एक सर्वाइवल स्ट्रैटेजी है। सर्वाइवल स्ट्रैटेजी कैसे? हर देश आज ये समझ गया है कि एनर्जी सिक्योरिटी तब तक नहीं मिल सकती जब तक इंफ्रास्ट्रक्चर का सामान खुद उनके अपने देश में ना बने। इंपोर्ट्स पर डिपेंड रहना अब रिस्की है। तो आखिर इन सब का मतलब क्या है? मुझे यहाँ थोड़ा पुश बैक देने दीजिए। हाँ, पूछिए। हम इलेक्ट्रिसिटी एज की आदर्श बातें तो कर रहे हैं, पर अगर पूरी दुनिया में सब कुछ एक साथ इलेक्ट्रीफाई हो रहा है, जैसे गाड़ियाँ, डेटा सेंटर्स, कारखाने, हाँ, सब कुछ स्विच हो रहा है इलेक्ट्रिक पर, तो इन ट्रांसफॉर्मर्स को बनाने के लिए जो स्टील, कॉपर और बाकी जरूरी मेटल्स चाहिए, उसकी ग्लोबल सप्लाई चेन पर तो असामान्य दबाव आएगा ना? दबाव तो जरूर आएगा। और जिस तरह से आजकल जियोपॉलिटिकल टेंशंस चल रही हैं, ट्रेड वॉर्स हो रहे हैं और कच्चे तेल यानी क्रूड ऑयल के दाम लगातार ऊपर नीचे हो रहे हैं। बिल्कुल, वॉलेटिलिटी तो बहुत ज्यादा है मार्केट में। तो क्या ये सारे फैक्टर्स मिलकर इस इलेक्ट्रिसिटी एज को डीरेल नहीं कर देंगे? क्या ये सब सिर्फ पेपर पर एक बहुत महंगा सपना बनकर नहीं रह जाएगा? इससे एक बहुत जरूरी सवाल उठता है और दरअसल यही वो जगह है जहां हिटाची एनर्जी जैसी हेवी मशीनरी कंपनीज की स्ट्रैटेजी का लिटमस टेस्ट होता है। मतलब उन्होंने इस बारे में सोचा है? हाँ, उन्होंने अपनी रिपोर्ट्स में इस खतरे को पहचाना है और साफ किया है कि वो अब प्रोजेक्ट बाय प्रोजेक्ट अप्रोच से बाहर निकल रहे हैं। ये प्रोजेक्ट बाय प्रोजेक्ट और नए अप्रोच में फर्क क्या है आखिर? देखिए, पहले क्या होता था कि जब कोई टेंडर निकलता था ना, तब कंपनी उस प्रोजेक्ट के हिसाब से सप्लाई तैयार करती थी, पर अब वो एक लॉन्ग टर्म प्रोग्राम अप्रोच अपना रहे हैं। प्रोग्राम अप्रोच थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे? इसका मतलब है कि वो कस्टमर्स के साथ मिलकर आने वाले कई सालों की कैपेसिटी और सप्लाई चेन को पहले से ही रिजर्व कर रहे हैं। जब वेनु नुगुरी वडोदरा में करोड़ों का निवेश करके नए प्लांट्स लगाते हैं, तो उसका मकसद यही होता है कि लोकल सप्लाई चेन डेवलप की जाए, ताकि बाहर से आने वाले सामान पर निर्भरता कम हो। बिल्कुल, ताकि इंपोर्ट पर निर्भरता कम हो और ग्लोबल सप्लाई चेन के झटकों से बचा जा सके। और जहां तक कच्चे तेल की बात है, तेल के दाम और जियोपॉलिटिकल टेंशन से बचने के लिए ही तो दुनिया रिन्यूएबल्स की तरफ भाग रही है। हाँ, ये पॉइंट तो है। ये एनर्जी ट्रांजिशन अब कोई लग्जरी नहीं है, ये ग्लोबल इकोनॉमीज को बचाने की एक मजबूरी बन चुकी है। आपकी ये बात लॉजिक तो बनाती है कि लोकल मैन्युफैक्चरिंग बहुत जरूरी है, लेकिन यहाँ मेरे सामने एक और बहुत बड़ा और शायद सबसे बड़ा विरोधाभास यानी पैराडॉक्स निकलकर सामने आता है। अच्छा, कैसा पैराडॉक्स? एक तरफ हम क्लीन एनर्जी, नेट जीरो और पर्यावरण को बचाने के बड़े बड़े दावे कर रहे हैं, हाँ, लेकिन दूसरी तरफ उस क्लीन एनर्जी को ट्रांसपोर्ट करने के लिए जो ट्रांसफॉर्मर्स और HVDC हाइंस लग रही हैं, उन्हें बनाने में भारी मात्रा में स्टील, कॉपर और तेल का इस्तेमाल होता है। हाँ, रॉ मटेरियल्स तो चाहिए ही उनको बनाने के लिए। तो इन मैसिव हेवी इंजीनियरिंग मशीन्स को बनाने में भी तो पोल्यूशन और इंडस्ट्रियल वेस्ट निकलता होगा ना? बिल्कुल, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में एमिशंस तो होते ही हैं। तो क्या आखिर में ये सारा प्रोसेस उस ग्रीन एनर्जी के फायदे को शुरू होने से पहले ही खत्म नहीं कर देता? ये तो वही बात हुई ना कि हवा को साफ करने के लिए आप फैक्ट्री से और ज्यादा धुआं निकाल रहे हैं। अगर हम इसको बड़े पैमाने पर देखें तो शुरुआत में ये पैराडॉक्स बिल्कुल वैलिड लगता है। एक ट्रांसफॉर्मर अपने आप में हवा से तो बनेगा नहीं, उसमें मेटल्स और एनर्जी तो लगेगी ही। वही तो मेरा पॉइंट है। लेकिन स्रोतों में दी गई इनकी सस्टेनेबिलिटी रिपोर्ट 2025 के आंकड़े
अगर ध्यान से पढ़ें तो समझ आएगा कि इस पैराडॉक्स को ओवरकम करने की टेक्निकल कोशिशें जमीन पर चल रही हैं। अच्छा, क्या कोशिशें हो रही हैं? उन्होंने अपने स्कोप 1 और स्कोप 2 एमिशंस में लगभग 75% की भारी कमी दर्ज की है। वेट, थोड़ा इन टर्म्स को क्लियर कर देते हैं सुनने वालों के लिए। ये स्कोप 1 और 2 एमिशंस एग्जैक्टली क्या होते हैं? हाँ, जरूर। स्कोप 1 का मतलब है वो डायरेक्ट पोल्यूशन या ग्रीन हाउस गैसेस जो इनकी फैक्ट्री और ऑपरेशन से सीधे निकलते हैं। ओके, समझ गया। और स्कोप 2 का मतलब है वो इनडायरेक्ट एमिशंस, जैसे जो बिजली ये अपनी फैक्ट्रीज चलाने के लिए ग्रिड से खरीदते हैं ना, उस बिजली को बनाने में कितना पोल्यूशन हुआ। ओह, तो इन दोनों में 75% का ड्रॉप आना तो एक बहुत बड़ा माइलस्टोन है। बिल्कुल, लेकिन इससे भी बड़ी कहानी एक स्पेसिफिक गैस की है जिसे SF6 यानी सल्फर हेक्साफ्लोराइड कहते हैं। हाँ, SF6 का जिक्र मैंने रिपोर्ट में काफी जगह देखा था। ये इतनी खतरनाक क्यों है गैस? पावर सेक्टर का ये एक बहुत छुपा हुआ दुश्मन है असल में। पुराने ट्रेडिशनल स्विच गियर्स में SF6 गैस का इस्तेमाल एक इंसुलेटर की तरह किया जाता था, क्योंकि ये करंट को कंट्रोल करने में सबसे असरदार थी। तो फिर प्रॉब्लम कहाँ आई? प्रॉब्लम ये है कि ये गैस कार्बन डाइऑक्साइड से हजारों गुना ज्यादा ताकतवर ग्रीन हाउस गैस है। अगर ये हवा में लीक हो जाए ना, तो पर्यावरण के लिए पूरा डिजास्टर है। बाप रे, हजारों गुना ज्यादा। ये तो बहुत डेंजरस है। हाँ, इसीलिए हिताची एनर्जी ने अपने इकोनिक पोर्टफोलियो के जरिए इस गैस को इक्विपमेंट से पूरी तरह एलिमिनेट करना शुरू कर दिया है। मतलब आप वो इस गैस का यूज ही नहीं कर रहे? उदाहरण के लिए रिपोर्ट में बताया गया है कि चाइना और जापान में उन्होंने जो SF6 फ्री सर्किट ब्रेकर्स इंस्टॉल किए हैं, उनकी वजह से CO2 इक्विवेलेंट एमिशंस में 99.3% की कमी आई है। 99.3% रिडक्शन सिर्फ एक गैस को रिप्लेस करने से? ये तो वाकई एक इंजीनियरिंग मावल है ना? और इसके अलावा मैंने एक और दिलचस्प डिटेल पढ़ी थी इन ट्रांसफार्मर्स के बारे में। ट्रेडिशनल ट्रांसफार्मर्स के अंदर बहुत सारा मिनरल ऑयल भरा होता है कूलिंग के लिए, जो कि क्रूड ऑयल से बनता है। हाँ, कूलिंग के लिए जरूरी होता है वो। अब ये उस मिनरल ऑयल की जगह ना नेचुरल एस्टर्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। सही कहा आपने। ये नेचुरल एस्टर्स दरअसल प्लांट बेस्ड होते हैं। इसके दो बहुत बड़े फायदे हैं। क्या फायदे हैं इसके? पहला, ये मिनरल ऑयल के मुकाबले आग पकड़ने के मामले में ज्यादा सुरक्षित होते हैं, हाँ। जिससे ट्रांसफार्मर्स में आग लगने का खतरा कम हो जाता है। ये तो सेफ्टी के हिसाब से बहुत अच्छा स्टेप है। और दूसरा, ये बायोडिग्रेडेबल होते हैं। अगर किसी दुर्घटना में ट्रांसफार्मर्स से ये लीक हो भी जाए ना, तो जमीन और मिट्टी को वैसा नुकसान नहीं पहुंचाते जैसा पेट्रोलियम बेस्ड ऑयल करता। यानी हार्डवेयर खुद अंदर से ग्रीन हो रहा है धीरे धीरे। बिल्कुल। और सिर्फ प्रोडक्ट्स ही नहीं, इनकी फैक्ट्रीज के अंदर वेस्ट मैनेजमेंट भी काफी एग्रेसिव लग रहा है। हाँ, उनका वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम बहुत सॉलिड है। हैलोल और मैसूर की जो इनकी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज है ना, उन्हें जीरो वेस्ट टू लैंडफिल का प्लैटिनम लेवल सर्टिफिकेशन मिला है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि उनकी फैक्ट्री से जो भी कचरा स्क्रैप निकलता है, वो ट्रक में भरकर जमीन में दबाने के लिए नहीं भेजा जाता, जो कि आमतौर पर फैक्ट्रीज करती हैं। बिल्कुल। रिपोर्ट का दावा है कि कंपनी में निकालने वाले वेस्ट का 99% हिस्सा उनके सर्कुलर इकोनॉमी मॉडल के तहत वापस रिसाइकिल कर लिया जाता है। ये बहुत इंप्रेसिव आंकड़ा है। साथ ही इनकी फैसिलिटी का वाटर पॉजिटिव इंडेक्स भी बड़ा है, यानी अपने ऑपरेशंस में जितना पानी वो कंज्यूम करते हैं, उससे ज्यादा पानी पर्यावरण को ट्रीट करके वापस लौटा रहे हैं। तो जो पैराडॉक्स आपने शुरू में उठाया था ना, उसका जवाब यही है। एनर्जी ट्रांजिशन सिर्फ सोलर पैनल लगाने से नहीं होता, बल्कि उस पूरे सप्लाई चेन को, उन ट्रांसफार्मर्स और स्विच गियर्स की मैन्युफैक्चरिंग तक को डिकार्बनाइज करना पड़ता है। तभी जाकर असली नेट जीरो हासिल होगा, है ना? एकदम सही। ये पूरा विश्लेषण सच में नजरिया बदलने वाला है। तो इस पूरी चर्चा को अगर हम एक आखिरी दायरे में समेटें तो क्लियर हो जाता है कि बात सिर्फ 110% रिटर्न या 29,000 करोड़ के ऑर्डर बुक की नहीं है। हाँ, ये सिर्फ एक फाइनेंशियल सक्सेस से कहीं बड़ा मुद्दा है। हिताची एनर्जी जैसी कंपनियां सिर्फ शेयर मार्केट के चार्ट्स पर ऊपर नहीं जा रही हैं, बल्कि दरअसल वो उस फिजिकल ढांचे को मजबूत कर रही हैं जिस पर 21वीं सदी की पूरी आधुनिक जिंदगी टिकी है, जो हम सबकी रोजमर्रा की जिंदगी चलाता है। हम अक्सर इस इनविजिबल इंफ्रास्ट्रक्चर को टेक फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं, पर जब भी कोई अपने घर का एसी चलाता है, किसी हाईवे पर अपनी ईवी को फास्ट चार्जिंग से कनेक्ट करता है, या फिर अपने फोन पर क्लाउड के जरिए कोई हेवी डेटा स्ट्रीम करता है, हाँ, तो उन सभी आसान लगने वाले कामों के पीछे ना बैकग्राउंड में
चुपचाप यही 765 किलोवोल्ट के मैसिव ट्रांसफॉर्मर्स और कॉम्प्लेक्स HVDC लाइंस लगातार पावर को बैलेंस कर रही होती हैं। उनके बिना पूरा डिजिटल और मॉडर्न युग एक सेकंड में ठप पड़ जाएगा। सही मायनों में हम ट्रांजिशन फेज में हैं अभी, और पुराने ढांचे से नए स्मार्ट ढांचे का ये जो सफर है वही आज दुनिया का सबसे बड़ा इंजीनियरिंग चैलेंज भी है और सबसे बड़ा आर्थिक मौका भी। बिल्कुल, हम एक बहुत ही क्रिटिकल पॉइंट पर खड़े हैं ग्लोबल एनर्जी हिस्ट्री में। पर देखिए, इस सब के बीच स्रोत को पढ़ते हुए एक बिल्कुल आखिरी डिटेल थी जिसने एक अनजाने डर की तरफ इशारा किया था। अनजाना डर? वो क्या था? रिपोर्ट में एक छोटी सी जगह पर IAC 62443 और ISO 27001 साइबर सिक्योरिटी सर्टिफिकेशंस का जिक्र आया था। ओह अच्छा, साइबर सिक्योरिटी। हाँ, इससे एक बहुत ही बड़ा और थोड़ा बेचैन करने वाला सवाल खड़ा होता है। सोचकर देखिए कि अगर पूरी दुनिया तेजी से इस इलेक्ट्रिसिटी एज में प्रवेश कर रही है, जहां सब कुछ इलेक्ट्रिसिटी पर निर्भर है, हाँ, हर चीज डिजिटल हो रही है, और हमारा ये नया बन रहा स्मार्ट ग्रिड अब पूरी तरह से डिजिटल, डिसेंट्रलाइज्ड और हाई स्पीड इंटरनेट नेटवर्क से इंटरकनेक्टेड हो गया है, जो कि उसे स्मार्ट बनाता है। तो आने वाले कल में इस आधुनिक ग्रिड को नए जमाने के साइबर अटैक्स या किसी देश के स्टेट स्पॉन्सर्ड हैकर्स से बचाना कितना बड़ा चैलेंज होगा। ये तो वाकई एक बहुत सीरियस पॉइंट है। अगर कोई पुराने ग्रिड में तार काटना चाहता तो उसे फिजिकली वहां जाना पड़ता था उस लोकेशन पर अब तो एक कंप्यूटर स्क्रीन से पूरा ग्रिड कंट्रोल हो सकता है। तो क्या हमारा ये पूरा डिजिटलाइज्ड और इंटरकनेक्टेड ग्रिड वाकई उतना ही सुरक्षित है जितना कि वो स्मार्ट बन गया है? एक बहुत ही गहरा सवाल है ये एक ऐसा आखिरी सवाल है जो आने वाले इस नए युग की कहानी और उसकी सुरक्षा दोनों को तय करेगा। इस नए और स्मार्ट होते ग्रिड की कहानी में आगे क्या होगा, इस पर सुनने वालों को जरूर विचार करना चाहिए। हमारे साथ इस गहरी चर्चा में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आगे भी हम ऐसे ही दिलचस्प विषयों पर आपसे जुड़ते रहेंगे।